गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका जो टॉपिक होने वाला है मनुष्य में भोजन का पाचन, जहां से कि बायोलॉजी का एक 5 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलता। तो आज हम जानेंगे कि भोजन का पाचन की विधि, कैसे भोजन पचता है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ आएगा। अगर 1 या 2 मिनट देख के छोड़ते हैं तो आपको पूरा समझ नहीं आने वाला। तो शुरू करते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो जब भोजन हम लोग खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में। अब मुंह में खाली स्थान है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मुख गुहा। यानी भोजन को हम लोग सबसे पहले हाथ द्वारा कहाँ लेते हैं? मुंह में। अब मुंह में जो होता है, दांत द्वारा भोजन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं भोजन, उसको कहते हैं अर्धपाचित भोजन। और अर्धपाचित भोजन को कहते हैं बोलस। अब ऑब्जेक्टिव में आया कि अर्धपाचित भोजन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बोलस। अब यहाँ पर मुख में ही आपका निकलता है लार। और लार कहाँ से निकलता है? तो लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि हमारे जो स्वर यंत्र है उसके नीचे पाया जाता है। और लार ग्रंथि से निकलता है लार, जिसमें क्या होता है? आयोडीन। जब आयोडीन का कमी होता है तो हमारा जो घेगा में होता है वो सूजन टाइप का हो जाता है, जिसको कहते हैं घेगा रोग। तो यहाँ पर लार से लार निकला, और वो जो अर्धपाचित भोजन, तो जब भोजन को ज्यादा देर चिबाते हैं तो आपको थोड़ा मीठा टाइप का लगता है। इसका कारण यह है कि वो जो भोजन में है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का स्वाद मीठापन होता है। तो जो आपका लार है वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो कहता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो मुख में। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या किए? भोजन को मुख गुहा में लिए, और वहां से लार से क्या निकला? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? स्टार्च को मंड में बदलने का काम करता है। अब यहाँ से जो भोजन पचा है वो पहुंचता है ग्रसनी। अब ग्रसनी क्या है? यानी जो आपका स्वर यंत्र है उसके नीचे छोटा सा नली होता है, जहां पर कि आपका श्वास नली और भोजन नली दोनों एक दूसरे से क्या होता है? जुड़े होते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि खाते खाते समय आपको जो छींक आती है, उसका कारण क्या है? कि भोजन का जो कुछ कण है वो श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण फिर से क्या होता है? खांसी या छींक आता है। तो यहाँ पर जो दोनों मिला उसको कहते हैं ग्रसनी। अब ग्रसनी से जो आपका भोजन वाला नली है उसको अलग, वो अलग हो जाता है, जिसको कहते हैं ग्रास नली। अब ग्रास नली में भोजन जाता है तो वहां संकुचन और प्रकुचन की प्रक्रिया होती है। तो अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि मुख से भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है किस क्रिया द्वारा? तो आपका हो जाएगा संकुचन प्रकुचन। अब यहाँ से जो ग्रास नली में भोजन आया है, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? अमाशय। अब अमाशय का आकार आप देख रहे हैं, हल्का कैसा है? काजू टाइप का। तो इसका कहता है कि अमाशय का आकार कैसा होता है? तो काजू टाइप का। अब अमाशय 4 भाग में बटे होते हैं। इसका मुख्य रूप से 2 भाग जानना होता है, एक ऊपरी और एक निचली। तो अमाशय के ऊपरी भाग को कॉर्डियक कहते हैं, और निचली भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। अब अमाशय को ही हम लोग अपने आम भाषा में कहते हैं पेट। अब जो भोजन खाए हैं वो कहाँ पहुंचा? अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे क्या निकलता है? जठर रस। अब कहेगा जठर रस कहाँ से निकलता है? तो आपका हो जाएगा आंसर जठर ग्रंथि। अब जठर रस का जो सूत्र होता है हाइड्रो HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब लास्ट में इसका अम्ल है, तो भोजन को ये क्या करेगा? अम्लीय बनाने का काम करेगा। इससे क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपका जठर रस है वो क्या कार्य करता है। तो हम लोग जो भोजन खाए हैं उसमें बहुत सारा सूक्ष्म बैक्टीरिया हमारे मुख द्वारा प्रवेश कर गया। तो अमाशय में भोजन कम लगभग 3 से 4 घंटे रहते हैं। इसीलिए देखे होंगे कि जो भूख लगता है वो लगभग 3 से 4 घंटा बाद ही लगता है, क्योंकि अमाशय में जब तक भोजन है तब तक आपको भूख नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बाहर से जो प्रवेश किया है कीटाणु भोजन द्वारा, उसको मारने का काम करता है। अब भोजन में हम लोग बहुत सारा चीज खाते हैं, वो सबके पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम सहायक होते हैं। तो जो भोजन खाए हैं उसके लिए कौन कौन सा एंजाइम चाहिए, उसको सक्रिय करने का काम भी कौन करेगा? आपका जठर रस। अब यहाँ जो भोजन है, तो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रास नली और अमाशय को जोड़ने का काम कौन करता है? तो आपका जो अमाशय का ये जो ऊपरी भाग है ये आपका कहलाएगा कॉर्डियक। तो ग्रास नली और अमाशय को जोड़ने का काम कॉर्डियक करेगा। अब अमाशय के निचली भाग को कहते हैं पाइलोरिक।
तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा कि अमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो पाइलोरी। तो यहाँ देख सकते हैं कि अमाशय यहाँ से शुरू हुआ और छोटी आंत आपका यहाँ से, और इसके बीच एक हरा टाइप का आया है, और ये जो आपका लाल बना हुआ ये आपका है यकृत। तो यकृत हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। लगभग क्या 1.5 kg होता है। तो यकृत का वजन आपका हो गया 1.5 kg। अब यकृत जो होता है एक ऐसा अंग है, यानी जो क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्निर्माण होने की क्षमता रखता है। कहने का अर्थ है कि यदि यकृत को आप आधा काट भी देते हैं तो यह फिर से अपने आप पूरा बन जाएगा। अब यकृत में ही क्या होता है आपका पित्ताशय। यकृत अब बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ नहीं आता क्या होता। तो कलेजी कभी देखे होंगे, जब मुर्गा या पाठा कटता तो उसमें कलेजी निकलता, वही आपका क्या है यकृत। तो यकृत में एक हरा टाइप गाढ़ा हरा होता है जिसको कहते हैं पित्ताशय। तो यह बहुत ही क्षारीय होता है। तो यहाँ से यकृत में एक पित्ताशय पाया जाता है जिससे क्या निकलता है पीत रस। यहाँ पर अमाशय में भोजन क्या हो गया था अम्लीय, अब उसको उदासीन करना है तो यहाँ से पित्ताशय से क्या निकलेगा पीत रस, जो कि क्या होता है क्षारीय। तो यह भोजन को क्या करेगा क्षारीय बनाने का काम करेगा। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव अगर बनता है कि भोजन को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है, तो वह होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर कह दे कि भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, तो वो हो जाएगा पित्ताशय। तो अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा छोटी आंत। अब छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। छोटी आंत का जो लंबाई होता है 6 से 8 मीटर तक होता है, और यह जो होता है शाकाहारी जीवों में इसकी लंबाई अधिक और मांसाहारी जीवों में इसकी लंबाई कम होती है। तो छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ से होता, तो छोटी आंत। अब छोटी आंत में इस तरह बहुत सारा संरचना बना होता है, यानी कहता है छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना बनी होती है जिसको कहते हैं विलाई या रसांकुर। इसका काम क्या होता है, यानी हम जो भोजन खाए हैं उसमें पोषक तत्व है। पोषक तत्व कौन कौन सा, 5 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा खनिज लवण और विटामिन। तो हम लोग जो भोजन खाए हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी पोषक तत्व है। उन्हीं पोषक तत्वों को अवशोषित कर रक्त में भेजने का काम करेगा कौन विलाई। और जो बेकार पदार्थ होगा वो छोटी आंत से कहाँ हो जाएगा बड़ी आंत, और बड़ी आंत से बाहर हो जाता। तो यहाँ छोटी आंत में जो भोजन पच गया उसके पोषक तत्वों को अवशोषित कर रक्त में पहुंचाने की विधि को कहते हैं स्वांगीकरण। अगर क्वेश्चन आए कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, तो पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को रक्त में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं अवशोषण। यानी जो भोजन पच गया उसके पोषक तत्वों को खींच कर कहाँ पहुंचा रक्त में, खींचना क्या कहलाएगा अवशोषण। तो जो खींच कर रक्त में पहुंचाएगा तो वह क्रिया क्या कहलाएगा आपका अवशोषण। अब कहता है जो रक्त में पोषक तत्व गया है हमारे पूरे शरीर में क्या रक्त दौड़ते रहता है। अब कोशिका को जिस कोशिका को जिसका जरूरी है उसको पहुंचाता है। तो कहता है जो रक्त में पोषक तत्व पहुंचा है कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग करना क्या कहलाएगा स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण किसको कहेंगे कि जो रक्त में मौजूद पोषक तत्व है कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग करना क्या कहलाएगा स्वांगीकरण। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है कि सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा मुंह में, वहां से निकलेगा लार ग्रंथि से लार, जो क्या करेगा स्टार्च को मंड में बदलता है। और वहां से फिर कहाँ जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली में संकुचन प्रकुचन द्वारा क्रिया द्वारा भोजन कोर्डियक के द्वारा कहाँ जाएगा अमाशय में। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहते हैं, और वहां पर जो निकल पाया जाता है जठर ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है जठर रस, जो भोजन को क्या करेगा अम्लीय बनाने का काम करता है। और जो बाहर से प्रवेश किए हैं जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसको मारने का काम करता है। अब कहता है कि उसके बाद पित्ताशय से क्या निकलता है पित्त रस, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। और वहां से भोजन चल जाता है छोटी आंत, और छोटी आंत में भोजन का क्या होता है संपूर्ण पाचन, और वहां उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं विलाई। और यह पोषक तत्वों को अवशोषित कर कहाँ पहुंचाता है रक्त में, जिसे कहते हैं अवशोषण। और उसके बाद जो शेष बचा हुआ भोजन होता है वो पहुंचता है बड़ी आंत, और बड़ी आंत में जो होता है आपका औषधि का पाचन होता है, और इसके द्वारा बेकार पदार्थ मलाशय द्वारा कहाँ हो जाता बाहर। अब इसमें एक चीज जानना है कि हम लोग जो द्रवित अवस्था में खाते या पीते हैं जैसे आपका हो गया कोल्ड ड्रिंक पानी, इस सब का पाचन कहाँ होगा, इस सब में 3 से 4 घंटा नहीं लगता है।
अब आपको प्यास लगा है तो आपके काम के अनुसार तुरंत तुरंत लगते रहता है। जैसे आप जो भी द्रव अवस्था में हम लोग खाते हैं या पीते हैं उसका जो पाचन होगा आपका अमाशय में। तो ये हो गया आपका पूरा पाचन क्रिया। अब शॉर्ट में अगर समझे तो आपका है आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं? कहता है पाचन क्रिया में जो जो सहायक होता है उसका एक तंत्र बना होता है जिसको क्या कहते हैं? आहार नाल। ये जो आहार नाल का पूरा लंबाई होगा ये आपका 8 से 10 मीटर। तो यहाँ शॉर्ट में समझिए कि भोजन को सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुख गुहा में। मुख गुहा में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? टाइलिन। और मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ग्रासनली। यहाँ कौन सी क्रिया होगी? संकुचन परकुचन। और उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? अमाशय। अब अमाशय या पेट बोल सकते हैं इसको। और अमाशय के भाग में 4। अमाशय के ऊपरी भाग को कॉर्डियक और निचली भाग को पाइलोरिक कहते हैं। और यहाँ से पर क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? जठर रस। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब लास्ट में क्या लगल है? अम्ल। तो याद रखिएगा अगर अम्ल लगल है तो भोजन को क्या करेगा? अम्लीय बनाने का काम करेगा। उसके बाद अमाशय और छोटी आंत के बीच क्या? यकृत। यकृत से क्या निकल रहा था? पित्ताशय था, जिससे निकल रहा था पित्त रस। अब पित्त रस होता है आपका क्षारीय। ये आपका क्या होगा? क्षारीय। अगर क्षारीय है तो यह भोजन को क्या करेगा? क्षारीय बनाएगा। और यहाँ से जो भोजन होगा कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? संपूर्ण पाचन। और यहाँ पर जो संपूर्ण पाचन होता है और पोषक तत्वों को कहाँ जाता है? रक्त में। रक्त में कौन भर जाता है? आपका हो गया विलाई। और जो बेकार पदार्थ है वो पहुंचता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत जो होता है आपका 3 भाग में बढ़ जाता है। एक बृहदंत, मलाशय और गुद्दा। तो अगर नाम नहीं भी याद है तो याद रखिएगा आपका जो अमाशय 4 भाग में, बड़ी आंत 3 भाग। और यहाँ से आपका होता है रेक्टम और मलद्वार। इसके द्वारा क्या हो जाता है? भोजन बाहर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और जो लिखना चाहें तो कैसे लिखिएगा? जो बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं बचा है। तो लिखने का अगर चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम भोजन को हाथ द्वारा मुख गुहा में लेते हैं। मुख गुहा में भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इस अर्धपाचित भोजन को बोलस कहते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथि पाया जाता है जिससे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो स्टार्च को मंड में बदलने का काम करता है। मुख गुहा के बाद ग्रसनी से होते हुए भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में संकुचन परकुचन क्रिया द्वारा भोजन कॉर्डियक से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहते हैं। अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है जिससे निकलता है जठर रस। जठर रस जो भोजन है उसको अम्लीय बनाने का काम करता है और जो बाहर से प्रवेश हुए सूक्ष्म जीव को मारने का काम करता है। और भोजन के पाचन में आवश्यक एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। अमाशय के निचली भाग पाइलोरिक से होते हुए भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। और वहां पर क्या होता है? छोटी आंत में पहुंचने से पहले जो है पित्ताशय से पित्त रस निकलता है जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। उसके बाद भोजन जो छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत में बहुत सारी उंगली जैसी संरचना बनी होती है जिसे विलाई या रसांकुर कहते हैं, जिसके द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित कर रक्त में पहुंचाया जाता है और बेकार पदार्थ जो होता है बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार द्वारा बाहर हो जाता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो आप वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह पाचन तंत्र की क्रिया समझ आई होगी। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अमाशय से कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? जठर ग्रंथि। और उसके बाद कहे यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg। और यहाँ पर जो होता है एक और ग्रंथि होता है, वो होता है अग्नाशय। तो अग्नाशय से जो आपका निकलता है वो है एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। और इसके बाद अगर कहे कि पित्ताशय से कौन सा निकलता है तो आपका हो जाएगा पित्त रस।
और उसके बाद भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।